हेलो दोस्तों, स्वागत आपका है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवध कोचिंग क्लास पे। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग फिर एसएससी जीडी की जो PYQ श्रृंखला है उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और आज का जो PDF होगा, ये 20 क्वेश्चन होगा, वो होगा 13 जनवरी 2023 का होगा। ठीक है, शिफ्ट कौन सा होगा? ये होगा आपका सेकंड। ठीक है, इस पर क्या करेंगे, चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से क्या केंद्रक में मौजूद नहीं होता है। 4 ऑप्शन आपके हैं: जीन, डीऑक्सोराइबोन्यूक्लिक अम्ल, केंद्रिका या रिक्तिका। इसमें से क्या है जो केंद्रक में मौजूद नहीं होता है। ठीक है, तो वैसे अगर यहाँ पे सही ऑप्शन देखेंगे, और सही ऑप्शन हमारा है कौन सा, वो है रिक्तिका। ठीक है, रिक्तिका। देखिए, जो आपका कह सकते हैं जो सेल होता है, उस सेल में आप देखेंगे तो कई सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, उनमें से केंद्रक भी है। ठीक है, तो पूछ रहा है केंद्रक में क्या चीज़ नहीं होती है, तो यानी जीन्स होते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल यानी कि तो DNA की बात कर रहा है, DNA का है तो ये भी तो होता है। ठीक है, और केंद्रिका भी होती है। ठीक है, तो रिक्तिका नहीं होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है केंद्रक। सबसे पहले सवाल आते हैं केंद्रक। एक सवाल पूछा जाएगा कि केंद्रक की खोज किसने की। ठीक है, जो आपका केंद्रक है, केंद्रक की खोज किसने की। तो केंद्रक की जब खोज की बात आएगी तो ये स्कॉटिश एक क्या है, साइंटिस्ट हैं, जिनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की थी 1831 में। ठीक है, केंद्रक की खोज की थी। जबकि सेल की हम लोग बात करेंगे, ठीक है, सेल की खोज किसने की, तो उसके लिए क्या आंसर होगा। देखिए, जब बात करेंगे आपका सेल यानी कोशिका, कोशिका, तो कोशिका की खोज की जब बात करेंगे, इसके लिए कौन होंगे, तो होंगे रॉबर्ट हुक। कौन होंगे? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक द्वारा होगा। कब? तो 1665। कब होगा? 1665 में। तो ये आपको दो बातें इससे आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो केंद्रक में मौजूद नहीं होगा क्या, रिक्तिका नहीं होगा, बाकी 3 चीजें होंगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है। USSR, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम या संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, USSR का मतलब है उस समय USSR था, लेकिन अभी तो इसे हम लोग रूस कहते हैं। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ये हम लोग ब्रिटेन कह सकते हैं, ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, ठीक। तो न्यायपालिका, तो ये कहाँ से लिया गया है, तो बताएंगे संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA से लिया गया। देखिए, भारतीय संविधान में बहुत सारी ऐसी विशेषताएं हैं जो हमने अलग अलग देशों के संविधान से क्या गया, एडॉप्ट किया है। लेकिन सवाल जब भी आपसे आ जाए कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो हम बताएंगे भारत शासन अधिनियम 1935 का जो एक्ट आया था। अगर भारतीय संविधान में अगर देखेंगे तो 395 अगर आर्टिकल्स हैं, तो उन 395 आर्टिकल में से लगभग 250 से ज़्यादा आर्टिकल हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से ही क्या किए, सम्मिलित किए हैं। बाकी सारी चीज़ें हैं वो अन्य देशों के संविधान से हमने क्या किया है, एडॉप्ट किया है। अगर सवाल आपसे कभी पूछ लिया जाए ये कि भारतीय संविधान इतना बड़ा क्यों है, उसके पीछे क्या रीज़न है, तो आप बताएंगे कि भारतीय संविधान बड़ा होने का रीज़न ये है कि उसमें केंद्र और राज्यों के लिए अलग अलग शक्तियों का प्रावधान और अलग अलग अनुच्छेदों का प्रयोग किया गया है। इसलिए क्या हो गया, वो संविधान बड़ा हो गया है कि राज्यों के लिए अलग से संविधान उसमें आर्टिकल्स हैं और केंद्र के लिए अलग से हैं। तो इसलिए संविधान काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है। आपको पता है कि भारतीय संविधान लिखित संविधान है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है लिखित तौर पर। ठीक है, तो ये कहाँ से लिया हमने, अमेरिका से लिया। ठीक है, जैसे हमारे भारत में न्यायपालिका है, तो न्यायपालिका कैसी है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। सेम वैसे ही न्यायपालिका संयुक्त राज्य अमेरिका में जो स्वतंत्र है, उसके ऊपर कार्यपालिका विधायिका का कोई प्रकार का बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, तो हमारा कैसे भारत जो न्यायपालिका है वो क्या है, एकीकृत है,
भारत की न्यायपालिका कैसी है? तो एकीकृत है, इंटीग्रेटेड है। तो भारत की न्यायपालिका कैसी? एकीकृत है। एकीकृत का मतलब हो गया, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे सबसे नीचे पे क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होंगे, फिर इसके ऊपर आपके हाई कोर्ट होगा और सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होगा। ठीक है, एकीकृत का मतलब हो गया कि ये सब एक दूसरे के ही क्या है? अधीन कार्य करते हैं। यानी किसी एक ने निर्णय दे दिया किसी चीज़ पर, तो नीचे वाला भी वही निर्णय देगा, ऐसा नहीं है कि उसका निर्णय बदल जाएगा। ठीक है, तो जानेंगे जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो एकीकृत न्यायालय है भारत में। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शुंग वंश का प्रथम शासक था? शुंग वंश का प्रथम शासक था, तो ऑप्शन है परममित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग, पशुपतिनाथ शुंग या परशुमित्र शुंग। तो सही आंसर इसका हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। देखिए, जो पुष्यमित्र शुंग थे, इन्होंने शुंग वंश की स्थापना की और इनकी जो राजधानी, जो कैपिटल थी, राजधानी, वो इन्होंने कहाँ बनाया? तो पाटलिपुत्र बनाया था। ठीक है, राजधानी कहाँ बनाया था? तो पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र बनाया था। ठीक है, लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया? चेंज कर लिया था। ठीक है, बाद में इन्होंने चेंज कर लिया। कहाँ ले गए राजधानी? तो विदिशा। ठीक है, कहाँ ले गए? विदिशा। बाद में इन्होंने विदिशा में अपनी राजधानी स्थानांतरित कर ली थी। ठीक है, तो पुष्यमित्र शुंग वो इंसान कह सकते हैं, वो शासक हैं जिनके दरबार में पतंजलि रहा करते थे। ठीक है, जिन्होंने महाभाष्य लिखा है। अब देखिए आगे क्वेश्चन पढ़िएगा। चौथा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की विशेषता संघवाद का केंद्रीकृत रूप है, जिसमें केंद्र के पास राज्यों से अधिक शक्तियां होती हैं। किस मॉडल पर आधारित है? ब्रिटेन मॉडल पर, जापान मॉडल पर, कनाडाई मॉडल पर, यूएसए मॉडल पर। देखिए यहाँ पर लिखा है कि भारतीय संविधान की विशेषता संघवाद का केंद्रीकृत है, केंद्रीकृत है। ठीक है, जिसमें केंद्र के पास राज्यों से अधिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। देखिए संघवाद क्या है? ये लिखा है ना संघवाद। संघवाद का मतलब ये है कि केंद्र के पास शक्तियां ज्यादा होंगी, किसके अपेक्षा? राज्यों की अपेक्षा। तो भारत में वैसा ही है, लेकिन ये जो हमने संघवाद का रूप अपनाया है वो किस देश के संविधान से हमने ये अपनाया है? तो इसके लिए सही ऑप्शन आपका है कनाडा मॉडल या कनाडाई मॉडल पर हमने इस चीज को अपनाया है। तो संघवाद का जो रूप है वो हमने कहाँ से लिया है? तो कनाडा से लिया। ठीक है, कहाँ से लिया? कनाडा से लिया। ठीक है, बाकी अन्य अगर देखेंगे, ब्रिटेन से हमने एकल नागरिकता ले रखी है, एकल नागरिकता। जैसे ब्रिटेन में एकल नागरिकता है वैसे भारत में भी एकल नागरिकता है। उसके अलावा संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ही हमने अपनाया है, ब्रिटेन से अपनाया है। जापान से अगर देखेंगे तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये हमने यहाँ से अपनाया है। यूएसए से बहुत सारी चीज़ें हमने अपना रखी हैं। जैसे आप देखोगे उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद ये हमने कहाँ से लिया है? तो ये लिया हमने यूएसए से। इसके अलावा राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया यानी इम्पीचमेंट जो हम लोग लगाते हैं, किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 61, आर्टिकल 61 के तहत। तो राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया। फिर इसको आप देखोगे एक आपको होगा न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया भी कहाँ से लिया है? यूएसए से लिया है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हमने यूएसए से भी अपनाई है। कुल मिलाकर बात करें तो सबसे मेजर एक चीज़ है क्या? तो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ये भी हमने कहाँ से लिया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2022 में सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ठीक है, तो ये 2022 की बात कर रहा, अभी तो चेंज हो गए। तो विनीत जोशी, प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी, प्रोफेसर एम जगदीश कुमार या राजकुमार रंजन सिंह। तो सही आंसर इसमें उस समय क्या था?
विनीत जोशी, ठीक है। अब देखिए जो सीबीएसई है, सीबीएसई, तो सीबीएसई की जब हम बात करते हैं, देखिए सीबीएसई की जो स्थापना होगी कब, 1929 में इसकी स्थापना होगी। उसके अलावा सीबीएसई के वर्तमान समय में जो इसके अध्यक्ष हैं वो हैं राहुल सिंह। तो ये देखिए आगे चलकर ये बदल भी जाएगा, तो जब भी आप पेपर दें तो एक बार इसे चेक जरूर कर लें, क्योंकि डाटा परिवर्तन ही होता है, ठीक है। तो मुख्यालय सीबीएसई का सभी पता है कि भाई नई दिल्ली में इसका है, नई दिल्ली में, ठीक है, तो दिल्ली में हो जाएगा। तो इस समय है राहुल सिंह, यानी कि ये चल रहा है आपका अक्टूबर 2024, तो अभी तो ये है, तो आगे इसको एक बार चेक कर लेना जब भी पेपर देने आप जाएंगे। देखिए नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहा है नवंबर 2022 में, ठीक है। अरविंद केजरीवाल, वी नारायण स्वामी, मनोज सिन्हा, पेमा खांडू। तो इसका आंसर सही होगा प्रश्नकाल का, मतलब जब पेपर हुआ था उस समय तो ये कौन थे, अरविंद केजरीवाल। और अभी वर्तमान की बात करते हैं तो देखिए जो नई दिल्ली है, नई दिल्ली के वर्तमान सीएम, वर्तमान का मतलब है मैं अभी की बात कर रहा हूँ, यानी कि जो ये, या मैं ऐसे बात करूँ सितंबर के महीने में ये चेंज हुआ है, सितंबर 2024, वर्तमान का मतलब ये। और इस समय जो सीएम पद पर आपको देखने की मिलेंगी वो एक महिला है, ठीक है, जिनका नाम है आतिशी मार्लेन। ये आतिशी मार्लेन अभी वर्तमान में क्या है, दिल्ली की सीएम है। और ये ध्यान रखेंगे कि इस चीज़ को कि दिल्ली में अभी तक कुल मिला के इनको लेकर 3 महिलाएं सीएम बन चुकी हैं, ठीक है। तो आतिशी मार्लेन, ठीक है, ये क्या है, थर्ड, ठीक है, थर्ड महिला सीएम है, महिला सीएम है, ठीक है, दिल्ली की। तो इससे पहले फिर कौन रहा है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले नाम आएगा सुषमा स्वराज, सुषमा स्वराज। तो अगर सवाल आ जाए आपके सामने कि दिल्ली की फर्स्ट महिला सीएम कौन है, तो सुषमा स्वराज। ये 1998 के आसपास इनका कार्यकाल होता है। सेकंड की बात करें तो सेकंड थी कौन, तो शीला दीक्षित। कौन थी, शीला दीक्षित, शीला दीक्षित, शीला दीक्षित। और थर्ड पर अभी कौन हो गई हैं, तो आतिशी, ठीक है, आतिशी। तो ये थर्ड है, बाकी पहला पूछिए तो सुषमा स्वराज को आपको बताना है, ठीक है। उसके अलावा देखिए अगर सवाल ये आपके सामने हो कि दिल्ली का वास्तुकार किसे माना जाता है, अगर ऐसे मान लो सवाल आ जाए, आर्किटेक्चर ऑफ दिल्ली, दिल्ली के अगर वास्तुकार पूछ ले आपसे, वास्तुकार, तो बताना है एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, ठीक है, 2 व्यक्ति हैं, एडविन लुटियंस, ठीक है, एडविन लुटियंस। और दूसरे व्यक्ति कौन है, तो हर्बर्ट वेकर, हर्बर्ट वेकर, ये है, ठीक है। और दिल्ली, अगर सवाल भी हो कि दिल्ली किस पहाड़ी पर स्थित है, तो आप बताएंगे कि जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसी का पश्चिमी विस्तार है रॉयल सीमा, ठीक है, रॉयल सीमा या रायसीना के नाम से भी जाना जाता है। तो रायसीना पहाड़ी पर स्थित है दिल्ली। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है औद्योगिक नीति संकल्प 1956 ने उद्योगों को डैश डैश श्रेणियों में बांटा। कितने श्रेणियों में, 2, 1, 3 या 4। तो इसके लिए सही आंसर होगा आपका कितने, 3। कितना होगा, 3। तो हालांकि 3 कुछ था नहीं, बस ऐसे लोगों ने बांटा था इस तरीके से कि अनुसूची फर्स्ट,
फिर डाला अनुसूची बी, अनुसूची सी। तो अनुसूची ए, बी, सी ऐसे 3 भागों में इन्हों क्या कर दिया, बांट दिया। ठीक है। अच्छा, अब देखिए अगर सवाल आता है वर्तमान समय की, जैसे मैंने पढ़ा कि बताइए कि जो आपकी उदारीकरण यानी कुल मिला के ऐसे कहते हैं एलपीजी की नीति। ठीक है, उदारीकरण, ठीक है, निजीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, वैश्वीकरण यानी बात करें तो इसे कहते हैं एलपीजी की नीति, एलपीजी की नीति कब आई? तो एलपीजी की जो नीति आई है वो आई है आपके कब, तो 1991 में। कब आई? 1991 में ये नीति आती है। ठीक है। और अगर बात करें तो इस समय पीएम कौन थे? ठीक है, इस समय पीएम की अगर बात करेंगे तो इस समय पीएम हमारे थे पी.वी. नरसिम्हा राव। ठीक है, ये इस समय क्या थे, पीएम थे। और इस समय वित्त मंत्री कौन थे? वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर। तो वित्त मंत्री की जब बात करेंगे तो ये होंगे आपके कौन, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये उसमें केंद्रीय वित्त मंत्री थे। बाद में आगे क्या बनेंगे, पीएम बनेंगे। ठीक है। तो अगर आ जाए कि ये जो आपका उदारीकरण और निजीकरण वैश्वीकरण की जो नीति भारत में लाई गई थी 1991 में, ये किसकी दिमाग की उपज थी? तो ये तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की दिमाग की उपज थी, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे कह सकते हैं कि ये एक अर्थशास्त्र के क्या थे, ज्ञाता थे। ठीक है, मनमोहन सिंह। तो पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में ये कैबिनेट क्या थे, मंत्री थे। कैसे? वित्त मंत्री के रूप में थे। तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण यानी एलपीजी की नीति। ठीक है, जिसे बोलते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, एलपीजी का मतलब ये है, ध्यान रखिएगा, एलपीजी वो नहीं, गैस वाली नहीं, क्योंकि ये औद्योगिक क्षेत्र में इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो ये कब आया? तो ये आया आपका 1991 में। चलिए, यस, अगर आपसे पूछ सकता है कि आर्थिक सुधार के लिए नीति कब आई थी, तो ये 1991 में। अगर देखिए हरित क्रांति की शुरुआत डैश में हुई थी, कब हुई? अच्छा, कहाँ से हुई थी ये बताना, ये है संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो हरित क्रांति की शुरुआत की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत होगी कहाँ से? मैक्सिको से। कहाँ से होगी? मैक्सिको से होगी। अच्छा, फिर देखिए अब सवाल ये होगा कि हरित क्रांति, ये तो शुरुआत वैश्विक स्तर पर हो रही है ना मैक्सिको से, लेकिन सवाल जब ये हो हमारे सामने कि जो आपका हरित क्रांति है, हरित क्रांति, हरित क्रांति का मतलब ये था कि खाद्यान्न में क्या करना है, उत्पादन वृद्धि करना। ठीक है, हरित क्रांति का मतलब क्या है, इसका उद्देश्य था कि जो आपका खाद्यान्न है, खाद्यान्न में क्या करना है, वृद्धि। ये उसका क्या था, उद्देश्य था। अब हरित क्रांति जो एक शब्द है, तो पूछा जाए कि ये शब्द किसने दिया, तो ये शब्द दिया था डॉक्टर विलियम गॉड ने। ठीक है, इन्होंने दिया था। लेकिन हरित क्रांति के जब जनक पूछा जाए, जनक वैश्विक स्तर पर, तो वो कौन होंगे, तो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। तो डॉक्टर नॉर्मन ई जो बोरलॉग हैं, इनको विश्व में हरित क्रांति के जनक माना जाता है और इनको 1970 में, ठीक है, क्या मिला, तो शांति का क्या मिला, नोबेल प्राइज़ भी इनको मिला था, नोबेल पुरस्कार भी इनको दिया गया था। लेकिन अगर सवाल आ जाए कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे मानते हैं, ठीक है, अगर आ जाए कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो बताएंगे MS स्वामीनाथन। ठीक है, जिनको अभी 2024 में क्या मिला है, भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है। अच्छा, मैक्सिको में ही देखिए आपका क्या, अंतर्राष्ट्रीय
गेहूं अनुसंधान भी है, अंतरराष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान संस्थान यहीं पे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत में करनाल में है। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि ईडन गार्डन क्रिकेट मैदान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? जयपुर, कोलकाता, चेन्नई या लखनऊ, ठीक है। तो इसके लिए सही आंसर होगा आपका कौन सा? तो ये है कोलकाता में, ठीक है। तो देखिए जो ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम है ये 1864 में स्थापित भारत का फर्स्ट स्टेडियम है। और किसका है? तो क्रिकेट का फर्स्ट स्टेडियम है, ठीक है। उसके अलावा कुछ हमारे ऐसे शहर हैं जहाँ पे और भी सारे हैं। जैसे अगर चेन्नई की हम लोग बात करें, चेन्नई में एक यहाँ पे स्टेडियम है एम चिदम्बरम क्रिकेट स्टेडियम, क्या क्रिकेट स्टेडियम, तो ये चेन्नई में है। बाकी लखनऊ भी आप देखेंगे, ऑप्शन दे रखा है इसमें, तो लखनऊ में देखेंगे तो ये इकाना स्टेडियम होगा, इकाना स्टेडियम, या इसे नया नाम हो चुका है अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है, ये हो गया है। बाकी कुछ और फेमस स्टेडियम है, उनको भी आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे मुंबई की बात करें तो मुंबई में भी 2-3 स्टेडियम है, उनको ध्यान रखो। एक तो मिलेगा आपको वानखेड़े स्टेडियम, वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम। इसके अलावा है ब्रेबॉर्न क्रिकेट स्टेडियम और डी.वाई. पाटिल स्टेडियम, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा। उसके अलावा एक और भी ध्यान रखेंगे आप, जिसे हम लोग कहते हैं मोटेरा स्टेडियम, या उसका नया नाम हो चुका है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। तो पहले इसे कहते थे मोटेरा स्टेडियम, जो कि कहाँ पे है? अहमदाबाद, ठीक है, गुजरात में है। और ये ध्यान रखेंगे कि ये विश्व का सबसे बड़ा क्या है? क्रिकेट स्टेडियम है, ठीक है। सीटों की संख्या आप देखेंगे लगभग 1 लाख से ज़्यादा है यहाँ पे बैठने की। डैश डैश कारकीडका वाबुवली पूर्वजों को खुश करने के लिए एक हिंदू अनुष्ठान है, केरल, गोवा, मेघालय, महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर आपका कौन सा है? तो हो जाएगा केरल, ठीक है, केरल से 2-3 बातें याद रखनी। केरल में जो कह सकते हैं कि नववर्ष है, नववर्ष को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो जानते हैं विशु। किस नाम से जानते हैं? विशु के नाम से जानते हैं। केरल में एक फेमस त्यौहार है, कौन सा? तो बताएंगे ओणम पर्व यहाँ का फेमस है। इसके अलावा केरल में एक सबरीमाला मंदिर है, सबरीमाला मंदिर, और इस सबरीमाला मंदिर में ही आप देखें तो मकर विलक्कू क्या लगता है? यहाँ पे मेला लगता है, ठीक है। मकर विलक्कू यहाँ पे क्या लगता है? मेला लगता है, ठीक है। कहाँ पे? केरल में, ठीक है। तो केरल का ध्यान रखेंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सोडियम को निम्नलिखित में से किसमें रखा जाता है, ठीक है, किसमें रखा जाता है? कैरोसिन में, चीनी के घोल में, दूध में या पानी में? तो देखिए कैरोसिन को रखते हैं हम किसमें? सोडियम को किसमें रखते हैं? कैरोसिन। कैरोसिन का मतलब है मिट्टी का तेल। क्या है? मिट्टी का तेल,
अब केरोसिन में इसलिए रखते हैं, अगर इसको हम लोग बाहर रखेंगे तो ऑक्सीजन से ये क्रिया कर लेगा और वो एक नई चीज़ बना देगा, रिएक्शन कर देगा। और सोडियम ऐसी एक धातु है, देखिए सोडियम जो है इसका प्रतीक चिन्ह हालांकि ये होता है Na, तो सोडियम जो है ये कह सकते हैं कि ये ऐसी धातु है, ये क्या धातु है, क्या है, मेटल है, क्या है, धातु है, धातु है, सोडियम धातु है जो चाकू से भी काटा जा सकता है, चाकू से भी काटा जा सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, अटल पेंशन योजना भारतीय नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है जो कि डैश डैश क्षेत्र से श्रमिकों पर केंद्रित है, संगठित, असंगठित और निर्दिष्ट जटिल। तो देखिए, जो असंगठित वर्ग के लोग हैं, यानी ऐसे लोग जिनका कोई रोजगार क्या फिक्स नहीं है, असंगठित है, जैसे मजदूरी करते हैं वो, ठीक है, जैसे रिक्शा चलाते हैं या सब्जी बेचते हैं, जो रेहड़ी पट्टी वाले लोग हैं, तो इनके लिए ये आया था अटल पेंशन योजना। ठीक है, तो देखिए जो आपका अटल पेंशन आपकी जो योजना है ये आई कब थी, तो ये आई थी 9 मई 2015 को। कब आई थी, 9 मई 2015 को ये पेंशन योजना है। ठीक है, ये क्या है, पेंशन योजना है। तो इसमें 1000 से लेकर 5000 रुपये तक का पेंशन आपको दिया जाएगा और इसमें 18 से 40 वर्ष के लोग ही क्या किए जाएंगे, इसमें शामिल किए जाएंगे, यानी इस योजना का क्या कर सकते हैं, वो लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो देखिए, अब सवाल होगा कि मतलब इसमें कह सकते हैं कि कितने उम्र के एज को लोग, उम्र यानी एज क्या होगी, एज क्या होगी, 18 से 40 वर्ष के लोग ही इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। फिर क्या होगा कि 60 वर्ष बाद जब आप 60 साल के हो जाएंगे, 60 वर्ष बाद क्या होगा, इसमें 1000 से लेकर कितना, 5000 के बीच क्या मिलेगा, आपको पेंशन दी जाएगी प्रति माह। ठीक है, प्रति माह। ठीक है, प्रति माह। तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। वर्ष 2019 के लिए बाला सरस्वती पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने जीता है, अनुराधा पांडे, महबूब सुभानी कृष्ण, एल्ला या अलरमेल वल्ली। ठीक है, इसमें से क्या आपका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें जिन्होंने जीता था वो है कौन है इसमें, तो ये है अलरमेल वल्ली। ठीक है, इनका संबंध देखो भरतनाट्यम से, भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है उससे इनका संबंध है। अगला देखिएगा, भोपाल झील जो कि अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है, का निर्माण किस शताब्दी में किया गया था, 19वीं, 13वीं, 15वीं या 11वीं। तो इसके देखो आपका सही है क्या, आपका आंसर आपका 11वीं। कौन सा है, 11वीं। ठीक है, देखो परमार वंश की बात करें तो परमार वंश के शासक या राजा थे राजा भोज। ठीक है, नाम क्या है, राजा भोज। तो राजा भोज ने क्या किया था, भोपाल में एक झील बनवाई थी। ठीक है ना, जिसे हम लोग भोजताल के नाम से जानते हैं, भोपाल में ये तो भोजताल के नाम से जानते हैं। तो परमार वंश के राजा थे। ठीक है, अगला देखिए, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना देश की राष्ट्रीय आय को उसके या उसकी डैश डैश से भाग देकर की जाती है, ऋण, देयता, जनसंख्या या परिसंपत्ति। तो जाहिर सी बात है जनसंख्या जो होगी उससे भाग देंगे। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय जितनी भी होगी और उस देश की जितनी जनसंख्या होगी उससे आप भाग लगा देंगे तो क्या निकल आएगा, प्रति व्यक्ति आय निकल के आएगी। और ध्यान रखेंगे कि भारत में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति वाला राज्य कौन सा है, भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य अगर आपसे पूछा जाए तो बताएंगे वो है कौन, गोवा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, गोवा। और यूपी में हो जाएगा कौन, गौतम बुद्ध नगर। वॉलीबॉल की पुरुष टीम के लिए भूतल से नेट की मानक ऊंचाई कितनी होती है, 2.53 मीटर, 2.43 मीटर, 2.33 मीटर या 2.23 मीटर। तो सही आंसर इसका क्या है, सही आंसर है 2.43 मीटर। ठीक है, अब देखो जो वॉलीबॉल है,
वॉलीबॉल। तो देखो वॉलीबॉल में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो इसमें होते हैं 6 खिलाड़ी। कितने होते हैं भाई, 6 खिलाड़ी इसमें होते हैं, ठीक है। अब देखो जो वॉलीबॉल का ये जो खेल परिसर होता है, यानी जहाँ पे खेला जाता है, ठीक है, तो बीच में क्या होता है, आपने देखा बीच में तो नेट होगा, बीच में क्या होगा, नेट होगा। और नेट की ऊंचाई कितनी होती है भूतल से ज़मीन से, तो लगभग आप 2.5 मीटर मान सकते हो। नहीं एक डाटा एग्जैक्ट दिया है तो अब 2.43 ये आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब देखिए इसकी जो लंबाई होती है वो लंबाई होती है कितनी, तो लंबाई इसकी होती है 18 मीटर, ठीक है, 18 मीटर, ठीक है। और जो इसकी चौड़ाई होगी, जो इसकी चौड़ाई होगी वो होगी कितनी, तो होगी 9 मीटर। कितनी होगी, 9 मीटर, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है लंबाई चौड़ाई को। सोनल मानसिंह को निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी, ओडिसी, कथक। देखो सोनल मानसिंह का संबंध किससे, ओडिसी से, ठीक है। सोनल मानसिंह सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण पाने वाली ये क्या है, नृत्यांगना है, ठीक है। क्या सबसे कम उम्र में पाने वाली क्या है, ये नृत्यांगना है। कई बार आपसे सवाल ये पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। आप आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है, 84.35%, 81.17%, 82.14% या 80.65%, ठीक है। तो देखिए इसमें भारत में अगर पुरुषों की बात करें ना, तो पुरुषों की तो है कितनी, 82.14%, ठीक है, 82.14%। देखो भारत में साक्षरता दर कितनी है, यानी कि राष्ट्रीय की बात करते हैं, राष्ट्रीय साक्षरता दर कितनी है, ठीक है। औसतन की मैं बात करूंगा तो वो हो जाएगी कितनी, तो बताएंगे वो हो जाएगा 74.04%, ठीक है। तो इसमें से पुरुष का कितना हो गया, यानी कि मेल का कितना हो गया, तो वो हो गया 82.14%, और फीमेल का कितना हो जाएगा, तो समथिंग 65%, ठीक है। अगला देखिए, कौन सी योजना गैर प्रमुख बंदरगाहों और प्रमुख बंदरगाहों को कनेक्टिविटी सहित तटीय सीमाओं क्षेत्रों के साथ राज्यों के सड़कों के विकास के लिए प्रस्तावित की गई है, सागरमाला परियोजना, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना, सेतु भारतम परियोजना या राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। तो ये देखो इसके लिए है कौन सा, सागरमाला, ठीक है, सागरमाला। तो ये कह रहा है तटीय क्षेत्र से, तो आप ऐसे समझ जाएंगे। तो ये कब शुरू हुआ था, 2015 में शुरू हुआ था। ये देखो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल यानी कि ये क्या है, स्वर्णिम चतुर्भुज की बात करता है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज में कितने आपके राज्य इसमें कितने शहर शामिल होते हैं, तो शहरों की बात करते हैं तो 4 शहर शामिल होते हैं। इसमें कौन सा, चेन्नई, कौन सा है, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता और दिल्ली। तो ये सवाल पूछा जाता है आपसे कि स्वर्णिम चतुर्भुज में कौन कौन से शहर शामिल हैं, तो बताएंगे दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, ये 4 महानगर क्या इसमें शामिल हैं। सेतु भारतम देखो, सेतु भारतम ये शुरू हुआ था कब, 4 मार्च 2016 को। इसका मतलब ये होता है सेतु भारतम यानी जितने भी आपके क्या हैं जो कह सकते हैं कि रेलवे क्रॉसिंग है, तो उनको क्या करना है कि उसको ऊपर या नीचे ब्रिज बनाकर उससे क्या करना है, जो आवाजाही के जो गमन है वो बाधा को रोकना है या दुर्घटनाओं को कम करना है। तो सेतु भारतम परियोजना, ठीक है। और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण, इसे बोलते हैं NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसकी स्थापना हुई थी कब, फरवरी 1995। बट इसका जो एक्ट आया था, अधिनियम आया था, वो आया था 1988 में, संसद ने क्या किया था, पास किया था। तो मुख्यालय इसका भी नई दिल्ली में है, NHAI का। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखो अंग्रेजों द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी थी, ठीक है, कि कोई भी भारतीय हथियार नहीं रख सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन देखो, आर्म एक्ट 1868, आर्म एक्ट 1878, आर्म एक्ट 1888 या आर्म्स एक्ट 1850। तो इसके लिए सही आंसर है आर्म एक्ट 1878। ये समय गवर्नर की बात करेंगे, इस समय गवर्नर कौन था, किसने इसको पारित किया था, तो गवर्नर थे कौन, तो लॉर्ड लिटन,
ठीक है, कौन थे? लॉर्ड लिटन। ठीक है, लॉर्ड लिटन को ध्यान रखना है। और लॉर्ड लिटन के ही समय 1878 में ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जारी हुआ था, देसी प्रेस अधिनियम, जिससे भारतीय पत्र जितने थे उनको बैन कर दिया गया था, जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ में जो भी लिखा करते। ठीक है, तो लॉर्ड लिटन, ठीक है, लॉर्ड लिटन के समय ही आया था 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। ठीक है, बाद में ये लॉर्ड रिपन इसे हटा देंगे आगे चलकर, इसके बाद में लॉर्ड रिपन ही आएंगे। तो इसलिए आम समझ गया 1878 में कौन थे? तो लॉर्ड लिटन थे। तो इन्होंने ही लाया था एक नियम कि कोई भी भारतीय हथियार नहीं रख सकता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे? आज के टोटल 20 क्वेश्चन थे, जो आई होप कि आपको चीज़ों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।